हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लेट्स डू इट। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे ये छोटे छोटे वीडियोस पर आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो एंड लाइक कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और हमारी चैनल ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। और अब आई एम होपिंग दैट आप इस चैनल के फर्स्ट बर्थडे तक 1K सब्सक्राइबर्स करवा दोगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो ऑन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन को हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। ऐसा वेजिटेशन जो विदाउट ह्यूमन इन्फ्लुएंस ग्रो किया हो। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो हमने कुछ नहीं किया, वो खुद ब खुद ग्रो हो गया, उसी वेजिटेशन को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं और वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। अब इसमें और एक बात है, जो स्पीशीज़ प्योरली इंडियन होते हैं, हमारे कंट्री के होते हैं, हमारे कंट्री में से बॉर्न लिए होते हैं, उनको हम एंडेमिक या फिर इंडिजीनियस स्पीशीज़ कहते हैं। और जो आउटसाइड बाहर के कंट्री से आए होते हैं उनको हम एग्जॉटिक स्पीशीज़ कहते हैं। और ये जो है काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं फ्लोरा और फाउना होते क्या है। सो अभी अच्छे से समझ लेते हैं। फ्लोरा मतलब उस जगह की प्लांट डाइवर्सिटी और फाउना मतलब उस जगह की वाइल्ड लाइफ या फिर एनिमल्स की डाइवर्सिटी। ठीक है ना। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटे में, जब मैं बचपन में थी 6th में, तब मैंने एक ट्रिक से याद किया था इसको। आई वांट टू शेयर यू कि फ्लोरा, यहाँ पे आपको फ्लावर का एक वाइब सुनाई दे रहा है और फ्लावर क्या होता है, एक प्लांट। तो इस तरीके से फ्लोरा मतलब प्लांट, ठीक है। और अगर फ्लोरा प्लांट है तो फाउना तो एनिमल है। अब डाइवर्सिटी इन फ्लोरा और फाउना किसी भी एरिया के किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो चीज़ हम देखते हैं। सो यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा और फाउना डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स: रिलीफ एंड क्लाइमेट। ठीक है, रिलीफ में होते हैं हमारे लैंड और सॉइल, और क्लाइमेट में टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, फोटो पीरियड। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे। जैसे कि लैंड, टाइप ऑफ लैंड भी इन्फ्लुएंस करती है उस वहाँ के वेजिटेशन को। जैसे कि प्लेन्स में अलग काइंड ऑफ वेजिटेशन होता है, प्लेटोस में अलग, और माउंटेन्स में अलग। तो हर अलग अलग होता है लैंड पे डिपेंडेंट। और इस सॉइल में, सैंडी सॉइल में कोई प्लांट ग्रो होता है, डेल्टानिक सॉइल में कोई प्लांट ग्रो होता है। अलग अलग सॉइल्स में अलग अलग प्लांट्स जो है ग्रो होते हैं। इसीलिए रिलीफ और क्लाइमेट में देखो, क्लाइमेट में तो ये सारे इंटरकनेक्टेड है कह सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर तो इन्फ्लुएंस करता ही करता है वेजिटेशन को। और प्रेसिपिटेशन, चाहे वो बारिश के फॉर्म में हो या फिर हेल, स्नो, किसी भी फॉर्म में हो, प्रेसिपिटेशन भी इन्फ्लुएंस करता है। और फोटो पीरियड एक न्यू टर्म आ गया है। फोटो पीरियड मतलब कुछ नहीं, जितने देर कोई प्लांट अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है रिसीव कर रहा है, उस चीज़ को ही हम फोटो पीरियड कहते हैं। ठीक है। और अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। हमारे पास है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड मॉन्टेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। पूरे 5 टाइप ऑफ वेजिटेशन है। बुक में देखेंगे तो हमको लगेगा अरे बहुत सारे नाम है याद करने को, बट वेरी इजी। और एग्जाम में क्या क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है वो भी मैं आपसे बोलूँगी। तो हमारा सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। यहाँ पे जो है ट्रीज बहुत लंबे लंबे होते हैं, और स्पेशली एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल एरियाज में, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होती है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है, हैवी रेनफॉल मोर देन इवन 200 सेंटीमीटर, वहाँ पे जो है हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। और यहाँ पे जो ट्रीज़ है डिफरेंट साइजेस के होते हैं। मतलब यहाँ पे इस साइज़ का कोई ट्री हो गया, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा। तो ऐसे डिफरेंट साइजेस के ट्रीज़ जो है एक काइंड ऑफ कैनपी बना लेते हैं और मल्टी लेयर्ड होते हैं। ठीक है ना। और इस वजह से नीचे में जो प्लांट्स या फिर श्रब्स होते हैं उनको थोड़ा, स्पेशली ये टेबल लग रहा है मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि इस हाइट के जो प्लांट्स या फिर श्रब्स होते हैं उनको ये बड़े बड़े प्लांट्स की वजह से उतनी ज़्यादा टाइम फोटो पीरियड नहीं मिल पाती है ना। और ये एवरग्रीन इसीलिए होते हैं क्योंकि इनका कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता। मतलब इस टाइम पे ये अपने पतझड़ मौसम होता है ना, ऐसा कोई इनका पतझड़ मौसम होता नहीं है। ये फेमस है किस लिए, 1 हॉर्न राइनोसोरस के लिए। ठीक है, ये फेमस है 1 हॉर्न राइनोसोरस के लिए। बाकी मैंने वाइल्ड लाइफ क्यों नहीं लिखा है, वो नॉर्मल वाइल्ड लाइफ जो डियर, मंकीज, एलिफेंट्स जो होते ही हैं वो सारे ही। ठीक है, नॉर्मल वाइल्ड लाइफ जो हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे वेजिटेशन कैसा है, इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड चिंचोना। अब ये जो है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसलिए इसको मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस वर्ड का मीनिंग ही है टेंड टू शेड लीव्स, इसलिए यहाँ पे लीव शेडिंग टाइम होता है। और लीव शेडिंग टाइम कब होता है, समर का होता है।
और इसमें दो तरीके के डेसिडियस होते हैं, एक तो ड्राई और एक मॉइस्ट। ड्राई से नाम से पता चल रहा है यहाँ पे उतनी बारिश होती नहीं है, 70 to 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है, और यहाँ पे 100 to 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। और अगर ओवरऑल बात करें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में 70 to 200 सेंटीमीटर की बारिश देखने को मिलती है। और ये ग्रीन होते हैं रेनी सीजन में, और समर आते आते ये समर के लास्ट वीक्स में अपने लीफ शेड करते हैं ना, इसीलिए इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि मॉनसून में बड़े अच्छे दिखते हैं ये फॉरेस्ट, है ना। और यहाँ पे फेमस है टीक, ठीक है, टीक जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रीज है, जैसे बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी। सो दीज आर द ट्रीज फेमस इन दिस रीजन। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है डेजर्ट रीजन्स में पाए जाएंगे ज़्यादातर, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ड्राई और लेस रेनफॉल। यस, ड्राई और लेस रेनफॉल मतलब बहुत ज़्यादा सूखे और वहाँ पे बारिश होती नहीं है, और लेस देन 70 सेंटीमीटर होती है। और इस वेजिटेशन के बारे में ज़्यादा नहीं दिया है। यहाँ पे जो नॉर्मल एनिमल्स पाए जाते हैं, कैमल्स, रैट्स, माइस, सो ये सारे स्नेक्स, ये सारे फेमस हैं वहाँ पे। और अगर हम यहाँ की वेजिटेशन की बात करें तो अकेशिया, पाम्स, यूरोपियंस, कैक्टाई, सो ये सारे जो है फेमस हैं। और माउंटेन फॉरेस्ट की बात करते हैं हम। आई होप थॉर्न फॉरेस्ट तो आपको क्लियर होंगे ही। अब माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो वो हाई एल्टीट्यूड्स में होता है। माउंटेन यानी कि माउंटेन्स में जो वेजिटेशन होती है उसको हम माउंटेन वेजिटेशन कहते हैं। इसमें भी टाइप्स हैं, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन अल्टीट्यूड डिक्रीज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ाई था हमने, क्यों होता है ये भी पढ़ा था। सो क्लाइमेट चैप्टर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। सो हाई एल्टीट्यूड डिक्रीज इन टेम्परेचर, सो इस वजह से जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर भी बढ़ती है। और हमने देखा था कि टेम्परेचर भी एक फैक्टर है वहाँ के वेजिटेशन को डिसाइड करने के लिए। सो 1000 to 2000 मीटर्स तक हमको वेट टेम्परेट और ब्रॉड लीव्स, मतलब वहाँ के वेजिटेशन को हम वेट टेम्परेट वेजिटेशन कहते हैं। और 2000 से 3000 तक हम कहते हैं टेम्परेट। ये है वेट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिल जाएगी आपको, और यहाँ पे थोड़ा सा वेट सा रहेगा। और टेम्परेट में वैसा नहीं रहेगा। मेनली स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, वहाँ पे आपको टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिलेगी। 3000 से लेकर 3600 एंड मोर, इससे जितनी ज़्यादा हाइट हो सकती है वहाँ तक सारी अल्पाइन वेजिटेशन है। वहाँ पे ज़्यादा नहीं होते, टेम्परेट ग्रासलैंड्स वैसे होते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें कौन से 3 पढ़े हैं? वेट टेम्परेट और अल्पाइन। ये 1000 to 2000 और ये 1500 to 3000। शायद मैंने 2000 to 3000 बोल दिया, ये 1500 to 3000 है। और 3000 से लेकर 3600 तक सारे अल्पाइन वेजिटेशन है। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है थोड़े से वेट एरियाज पे जो है आपको देखने को मिलते हैं, मतलब मड और स्लिट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। डेल्टा रीजन में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे रिवर आके ड्रेन होती है, वहाँ पे उसकी मड और स्लिट जो है इकट्ठी हो जाती है। सो इस एरिया को हम कहते हैं डेल्टा। सो इस डेल्टा यहाँ पे कैसे होगा? वेट सा स्वैम्प सा होगा ना। सो वहाँ पे जो वेजिटेशन देखने को मिलेगी वो मैंग्रोव फॉरेस्ट होगी। और ज़्यादातर हम इसको कोस्टल एरियाज में देख सकते हैं। और वन सच बिग डेल्टा इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा विच इज सुंदरबन डेल्टा। हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक अब तक तो सबको रट गया होगा। सुंदरबन डेल्टा किसके लिए फेमस है? सुंदरी ट्रीज के लिए फेमस है। एक्चुअली वहाँ पे सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं, इसलिए उसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। और यहाँ पे पाम, कोकोनट, कियोरा, अगर, ये सारे ट्रीज भी मिलते हैं। एंड यहाँ पे ये फेमस होते हैं रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए, प्लीज़ ये हम याद रखेंगे। सो रॉयल बंगाल टाइगर्स किसके लिए फेमस है? मैंग्रोव फॉरेस्ट किसके लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। और हम मेडिसिनल प्लांट्स के भी बारे में बात कर लेंगे। सर्पगंधा जो है बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो है क्यूर करता है। जामुन डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। नीम एंटीबायोटिक है ही। तुलसी हम सारे लोगों ने कोरोना में इतना यूज़ किया है कि यूज़ भी नहीं किया है तो सुना तो है एटलीस्ट। सो कफ और कोल्ड के लिए। और कच्चर आस्थमा और अल्सर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसी बहाने हमने 11 मिनट्स में पूरा कवर कर लिया नेचुरल वेजिटेशन। वाइल्ड लाइफ तो इजी है ही। इसमें हम फैक्चुअल नॉलेज देखेंगे। अब 90,000 एनिमल स्पीशीज़ पाए जाते हैं इंडिया में, 2,000 प्लांट स्पीशीज़, ये दोनों मिला के वर्ल्ड का 13% है। और 2,546
फिश जो है, सॉरी नो 2546 फिश है। हाँ, यहाँ पे मैं फिश शायद लिखना भूल गई। फिश है वो वर्ल्ड का 12% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स जो है 5 to 8% जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और इंडिया एक अकेला कंट्री है जहाँ पे बोथ लायन और टाइगर दोनों देखने को मिलते हैं। और लायन फेमस है, आई मीन लायन ज़्यादातर रहते कहाँ पे हैं, गिर ऑफ गुजरात। गिर एक प्लेस है, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा आपको गुजरात में लायंस देखने को मिलेंगे। और सुंदरबंस में बंगाल टाइगर्स तो फेमस है ही, और मध्य प्रदेश में भी टाइगर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और क्या है, एलिफेंट्स जो एकदम मेजेस्टिक एनिमल है, वो असम, कर्नाटका और केरला में बहुत ज़्यादा है। और वन हॉर्न राइनोसोरस स्वैम्पी एरियाज में रहता है ज़्यादातर, जिसके असम और वेस्ट बंगाल। और वाइल्ड एस रन ऑफ कुछ और थार डेजर्ट में। और याक, शैगी हॉर्न, वाइल्ड ऑक्स ये सारे लद्दाख में, मतलब ये सारे कोल्ड एनिमल्स हैं ना, तो लद्दाख में। और काफ़ी सारे बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, उसमें से कुछ ही मैंने यहाँ पे लिस्ट किए, बहुत सारे हैं अभी। पीकॉक्स, क्रेन्स, पीजन्स, पैराकीट्स, पीजन्स, सो ये सारे हैं। अब मेन इम्पॉर्टेंटली किसी भी एरिया का वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है और इसको सेव करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सीखते हैं। चलिए, क्रॉप्स फ्रॉम बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट। अब देखो इसको मैंने ना कीवर्ड्स में लिखा है, ठीक है। वी गेट क्रॉप्स फ्रॉम, ऐसे हम लिख सकते हैं स्टार्टिंग बना के, ठीक है। सो क्रॉप्स फ्रॉम बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट एंड वी गेट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स, many medicinal plants are obtained. Milking animals provide milk. Animal provide us drought power, transportation, meat, eggs, and fish provide us with nutritious food. And insects, आखिर insects भी help करते हैं pollination में, ठीक है। And why flora and fauna are endangered? ये तो हम देखते ही हैं कि फ्लोरा और फाउना रोज़ रोज़ डेंजर में आता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पस। सो फाउना किस लिए डेंजर में, देखो इतने ग्रीडी हंटर्स है, अपने कमर्शियल पर्पस के लिए इनको हंट करते हैं फर्स्ट। और पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसके वजह से तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को प्रॉब्लम हो रहा है। इंट्रोडक्शन टू एलियन स्पीशीज़, अब कोई अंतरिक्ष स्पीशीज़ आ गया है क्या? नो। एलियन स्पीशीज़ मतलब ये होता है जो न्यू एग्जॉटिक स्पीशीज़ है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तब वो यहाँ के जो इंडिजीनियस स्पीशीज़ है उसके लिए फूड के साथ compete करते हैं, कभी कभी उनको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। और रेकलेस, ये सबसे बड़ा, रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर कल्टिवेशन, ये तो पता नहीं ना जाने कितना हो रहा है डिफॉरेस्ट्रेशन। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। एंड हम जब ऐसा हो रहा है तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा। सो वॉट वी हैव डिड, स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाउना। हमने जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जहाँ पे जो हमारी प्लांट्स और एनिमल्स हैं एकदम प्रोटेक्टेड हैं। और फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दिया है सिंस 1992। और प्रोटेक्ट टाइगर, प्रोटेक्ट राइनो, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है हमने इंट्रोड्यूस किए ताकि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। और उसके साथ साथ हमारे पास है 103 नेशनल पार्क्स एंड 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर है और अच्छे से आपको समझ आ गया है। तो और एक बार मैं बता देती हूँ जो पॉइंट्स याद रखने हैं। वन हॉर्न राइनोसोरस फेमस है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टीक ट्रॉपिकल डेसिडियस। और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में उतना ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, बस रेनफॉल याद रख सकते हैं हम। और माउंटेन फॉरेस्ट में वेट टेम्परेट और अल्पाइन। और मैनग्रूव में मेन इंपॉर्टेंटली रॉयल बंगाल टाइगर्स। और 2-3 हमको मेडिसिनल प्लांट्स याद कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में एक बार खुद हमको प्री फाइनल एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से जो है मेडिसिनल प्लांट्स है इंडिया में। सो हम 2-3 के नाम याद कर सकते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इंडिया में दोनों टाइगर्स और लायंस हैं। आई थिंक बहुत कम ही फैक्चुअल नॉलेज पूछा जाएगा, बट या MCQs में पूछा जा सकता है, तो किसी को भी हमको लाइट में नहीं लेना है। सो ये भी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंटली, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, हम सारा याद कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, मतलब यूनिट टेस्ट में, कि पूरा हम सारे एग्जाम्पल सब कुछ याद कर लेते हैं और वहाँ पे जाके इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पूछते हैं और ये हम लाइट में ले लेते हैं कि ये तो हम लिख लेंगे। तो ये भूलना नहीं है, इसको भी अच्छे से करना और अपने वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने वे से रिप्रेजेंट किया है, आप अच्छे से इसको लिख कर आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन है ये। एंड वाई फ्लोरा फाउना आर एंडेंजर्ड और क्या स्टेप्स लिए गए ये भी हम याद कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट कि कैसे लगा आपको वीडियो और क्या इंप्रूवमेंट्स आप चाहते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।